नज़र आपकी लक्ष्य की तरफ और एक नज़र आपकी रास्ते की तरफ होगी, आप रास्ता ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। रास्ता चलना खुद में एक मज़ा है। रोज़ अपने काम को 12 घंटे समय देने के बाद भी कैसे तैसे समय निकाल के पढ़ना, 1 घंटा पढ़ना, आधा घंटा पढ़ना, यही मजा है, मजा है। आप रात में सुकून से सोओगे, आपको लगेगा नहीं मैंने कुछ अचीव कर लिया, और यही अचीवमेंट है। ITI या कोई भी पोस्ट इसका एक सब प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट नहीं, मेन प्रोडक्ट है इस जर्नी का मजा लेना। माइंडसेट अब्राहम लिंकन को एक पेंटर से, एक लकड़ी काटने वाले से प्रेसिडेंट बनाता है। माइंडसेट चाय बेचने वाले को भारत का PM बनाता है। माइंडसेट सब कुछ है। माइंडसेट नेपोलियन, एक नाटा लड़का जिसका मजाक उड़ाया जाता था, उसको कहां पहुंचाता है माइंड। हाँ, सारा खर्चा हमारी माँ चलाती थी पापड़ बेल करके। तो 100 पापड़ के 12 रुपये मिलते थे, तो दिन में लगभग मम्मी बहुत ज़्यादा पापड़ बेल पाती थी, तो एट मैक्स 400 बेल पाती थी, तो 48 रुपये समथिंग होते थे। लगातार पढ़ाता रहा और दिन के करीबन मुझे 10 से 12 घंटे तक पढ़ाने पड़ते थे। हालांकि ये झूठ लगता है देखने में, पर जब सर्वाइवल पे बात हो, जब पेट पे बात हो, तो सब होता है। हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि अगर कोई बंदा एक लाइन इंग्लिश बोल जाए तो हमारे लिए वो हीरो होता था। इंग्लिश बोल लेता है इंग्लिश। फिर जितनी भी असफलताएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी आपके जैसे क्या बोलो महल में लगने वाली ईंटों की तरह होगी। वो शानदार महल बनाएगी आपका। मैं फिर कहूँगा तिल तिल करके मैदान जीतिए, थोड़ा थोड़ा करके जीतिए। आप है ना, अगर SSC में मेरा माइंडसेट क्या था, CGL मुझे नहीं पास करना, मुझे MTS ही पास करना है। मेरा माइंड सेट शुरू से था कि CGL मुझे पास नहीं करना, मुझे MTS ही पास करना है। MTS अगर हो गया तो CHSL भी कर लूँगा, CHSL हो गया तो CGL भी कर लूँगा। और देखिए आज मैं कहाँ हूँ, मैं एज ए इंस्पेक्टर हूँ। और इस बार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल द एस्पायरेंट में करता हूँ। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल गया है, आज एक और इंटरव्यू सेशन है और हमारे साथ हैं सौरभ के बारे में। ये हमारे शहर से ही हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम लोगों ने लगभग साथ में ही तैयारी की थी। हालांकि ये मुझसे जूनियर है, लेकिन इनका सिलेक्शन जो है CHSL 2019 में ऐसे के तौर पे हुआ था। 2020 में इनको ITI मिला है, जो कि अभी ये काम कर रहे हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, और 21 में भी इनका बहुत अच्छा नंबर है और उम्मीद है कि इनको जो है MEA मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो सौरभ, बहुत सारी बातें हैं, मैंने तो तुम्हारी जर्नी यार बहुत क्लोज से देखी है, बहुत उतार चढ़ाव वाला इनका रहा है। ये भी मेरी तरह कहीं नहीं गए थे पढ़ाई करने के लिए, छोटे से शहर कहलगाँव में रहकर इन्होंने पढ़ाई की है और बहुत ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल इन्होंने किया, साथ मुझसे भी ज़्यादा किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपनी कहानी आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिले, इनसे कुछ सीखने को भी मिले। और अभी भी रिगार्डिंग तैयारी चल रही है इनकी, UPSC इनका नेक्स्ट टारगेट है। तो सौरभ, बहुत सारी बातें आपसे करनी है मुझे। सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन यदि आप अपने बारे में मेरे व्यूअर्स को देना चाहें तो। मैं खुद के बारे में बता दूँ, नाम तो मैंने हालांकि भैया ने बता ही दिया। मेरा नाम सौरभ है, सौरभ कुमार सैन। कहलगाँव से हूँ, भैया के ही शहर से हूँ। और मेरी सारी पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन तक की है, ऑनर्स लिया है, BA ऑनर्स। और टिल दैट मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। और जहाँ तक बात रही SSC प्रिपरेशन की, तो इसकी तैयारी मैंने 2019 से सीरियसली करनी शुरू की थी। और CHSL 2019 में मेरा रिज़ल्ट है, फिर CGL 2020 में सर भैया ने बताया ही, और CGL 21 में देखिए क्या मिलता है। मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा रैंक मिल जाएगा। इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा 591 पॉइंट समथिंग नंबर है, तो आई गेस इनको MEA भी है, मिल सकता है। और बाकी यदि IT मिला, जो कि इनका तो होम स्टेट मिल जाएगा, होम स्टेट मिल ही जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने स्टेट में काम करना 4600 ग्रेड में इतनी छोटी बात भी नहीं है। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था इनका इंटरव्यू लेने का, और अभी इनकी रिसेंटली ही पोस्टिंग हुई है, तो आज मैं इनके शहर आया था, तो सोचा चलो इंटरव्यू ले लें। तो सौरभ यार, बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले आपने अपने बारे में थोड़ी सी बातें बताई। मैंने आपकी फैमिली को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत आपकी लाइफ को बहुत नज़दीक से देखा है कि आपने कैसे तैयारी की, आपने बहुत साल तक ट्यूशन पढ़ा है। तो थोड़ा सा आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में यदि बताना चाहें तो। घर में आपके कौन कौन है, क्या कंडीशन है? मेरे घर में मेरे एक बड़े भाई है, मेरे माता पिता हैं, और वैसे हमारी फैमिली बड़ी है, और भी हैं लोग, चाचा चाची हैं, चाची जी हैं, ताऊ जी ताजी है। पर हमारी फैमिली में 4 लोग हैं। मेरे पिताजी नाई का काम करते थे, बाल काटने का, पर विगत कुछ लगभग 10-15 सालों से वो बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे, सीवियर। तो उसके कारण सारा खर्चा हमारी माँ चलाती थी पापड़ बेल करके। तो 100 पापड़ के 12 रुपये मिलते थे, तो दिन में लगभग मम्मी बहुत ज़्यादा पापड़ बेल पाती थी, तो
एट मैक्स 400 बेल पाती थी, तो 48 रुपये समथिंग होते थे। तो उसमें ही हमारा खर्चा चलता था, उसमें पापा की दवाई और हम लोगों का खर्चा चलता था। तो उतनी कोई ख़ास अच्छी परिस्थितियाँ तो नहीं ही रही थी, ठीक है। ऑन एन एवरेज 1000 रुपये से कम में महीना चलाना पड़ता था, ठीक है। तो पर उस वो फेज़ बड़ा शानदार ही रहा था, क्योंकि जितना आपके ऊपर स्ट्रगल होता है आपके सामने, उतना ही आप मजबूत बनते जाते हैं। तो उस दौरान वो समय रहा। और मैंने एसएससी की तैयारी की, जहाँ तक बात की जाए, मैं 19 साल की उम्र से ट्यूशन पढ़ाने लग गया था। और उसके बाद लगातार पढ़ाता रहा, और दिन के करीबन मुझे 10 से 12 घंटे तक पढ़ाने पड़ते थे। हालांकि ये झूठ लगता है देखने में, पर अब जब सर्वाइवल पे बात हो, जब पेट पे बात हो, तो सब होता है। अब किसी पे अगर पड़ेगी तो उसे समझ में आएगी ये बात। तो वो करना पड़ता था, मजबूरी थी। पिताजी की भी हालत बहुत ख़राब थी, घर को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस समय, और कुछ नहीं किया जा सकता था। तो उस समय मेरे लिए कमाना सबसे इम्पोर्टेंट था, तो मैंने कहा था। हालांकि मैं पिछले कई सालों से ये सेम रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, 10 से 12 घंटे वाला, ठीक है। सुबह 4 बजे उठना, रात के 11 बजे सोना। हाँ, दिन में 1 घंटे ज़रूर सोता था, फिर भी इस तरीके से मैनेज करते हुए चल रहा था। मेरी तैयारी की जहाँ तक बात की जाए, तो शुरू में मैं क्विज करने जाया करता था ग्रुप डी के बच्चों के साथ। मैं आप सभी लोगों को एक बात ज़रूर कहूँगा, देखिए, कोई भी तैयारी छोटी भी नहीं होती, कोई भी तैयारी बड़ी भी नहीं होती, पर जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, कृपया उसी तरह के लोगों के साथ उठना बैठना रखिए। क्योंकि दूसरे लोगों का माइंडसेट में भी दूसरे चीज़ों को देखने का परसेप्शन बहुत अलग हो सकता है, और दूसरे के प्रिज्म से आप अपनी दुनिया को मत देखिए। उन लोगों ने मुझे ये अनुभव कराया कि एसएससी तो होता ही नहीं है। एसएससी दैट जो किसी से नहीं होता। हाँ, किसी से नहीं किया सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। मैं थोड़ा सा इनको रोकता हूँ। असल में ये ऐसा इसलिए हुआ था कि हमारा जो शहर है, वो बहुत छोटा सा शहर है। हाँ। और वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है एसएससी का, बैंकिंग का ऐसा कोई माहौल है नहीं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपके रूरल बैकग्राउंड से हैं। ये लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो एसएससी का एक जो माहौल हम लोगों को मिला, वो मतलब ऐसा मिला नहीं। और हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए पढ़ने के लिए, ऐसा भी नहीं था कि हम लोग कोई बाहर जा पाए, जो भी कारण था। तो वैसा एक अच्छा सेटअप था नहीं। तो इनका जो है कहने का ये मतलब था कि हम लोगों ने अपनी तैयारी उन्हीं लोगों के साथ जो है साथ में की है। पर जब मैं 2014 से लेकर के 2016 के 17 के आसपास में क्विज में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ग्रुप डी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रुप डी भी मेरे लिए टफ है। फिर मैंने क्विज क्विट कर दी। आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि नहीं, मैं इंग्लिश पे फोकस कर सकता हूँ। हालांकि मेरी इंग्लिश कुछ खास अच्छी नहीं थी, भैया को पता ही होगा हम लोगों की इंग्लिश कितनी अच्छी होती है। हम लोग सरकारी स्कूल वाले विद्यार्थी हैं, और जिन्होंने 10th तक जो है हाफ पैंट पहन के निकाला है। तो और हमारी इंग्लिश भी कुछ वैसी ही रहती है। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इस पर भी आपसे आना चाहता था। हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि अगर कोई बंदा एक लाइन इंग्लिश बोल जाए तो हमारे लिए वो हीरो होता था। इंग्लिश बोल लेता इंग्लिश। हमारा बेटी बीसी की किताबें चलती थी हमारी, और वो दिस इज ए बॉय, दिस इज ए कैट, क्लास 6 में। ये हमारी मैक्सिमम इंग्लिश थी। हमारा जोक था, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ कैट, बस इतना ये मैक्सिमम था ही। इसके बाद ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने दिस इज इट चटनी पीस ये हमारी स्थिति थी। हालांकि देखिए, ये कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। अभी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई है स्टेट बोर्ड में, लेकिन एक समय नहीं थी। इंग्लिश हमारा जो 10th था, वो भी कंपलसरी नहीं था इंग्लिश हमारे इंग्लिश में नंबर का। और इसी कारण मेरे ख्याल से इसी कारण बिहार के लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं एसएससी जैसे एग्जाम्स में। उससे ज़्यादा बैंकिंग जैसे एग्जाम, मैंने तो बैंकिंग भी दिया है, बैंकिंग भी क्लियर किया, मुझे पता है। एसएससी का तो फिर भी बच्चे मिल जाते हैं छोटे शहर में, लेकिन बैंकिंग के सेक्टर में जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक अलग भौकाल है इंग्लिश का, जबकि कुछ नहीं है। मैंने सब चीज़ की तैयारी की है, एसएससी भी दिया है, बैंकिंग भी दिया है, हर तरफ रिजल्ट्स दिए, लेकिन मुझे पता है कि वो एक मेंटलिटी होती है, एक माइंडसेट होता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा इस पे और बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा बुरा था, तो कैसे आपने किया, मतलब स्टार्टिंग क्या किया और कैसे उसको उस पीक तक ले आया कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट पर? मैं किसी के लिए भी इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा जो मैंने अपनाई। और ये सबसे सही स्ट्रेटेजी नहीं है, आप इसमें देख लेना, अपने हिसाब से चेंज करना, पर मेरे हिसाब से इंग्लिश ऑर्गेनिकली ग्रो होती है, धीरे धीरे ग्रो होती है, इट टेक्स टाइम। और इंग्लिश का पीक जो होता है, कर्व जो होता है, वो एक्सपोनेंशियल होता है। अगर एक बार वो ऊपर की तरफ गया तो वो फिर जाता रहेगा। तो आपको शुरुआत में काफ़ी तकलीफ आएगी, आपको लगेगा नहीं दिस इज़, मतलब ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते। पर विश्वास रखिए, संयम रखिए और परसिस्टेंट रहिए, लगातार करते रहिए, लगातार छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, लाइक अखबार पढ़ना,
वोकैब 24 जैसे ऐप है जिससे है ना वर्ड मीनिंग्स का ज्ञान मिलता है, उनके वर्ड मीनिंग्स को लिखना, उनको याद करना बार बार। ठीक है, आप 1000 बार गिरोगे, 1000 बस पर उठने की ताकत रखना। इंग्लिश आपको बहुत बार गिराएगी, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हो तो आपका बहुत जी घुटेगा। और अब तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोचिंग्स भी है, मैंने हालांकि कोई भी कोचिंग नहीं ली है तो मैं किसी को सजेस्ट तो नहीं कर सकता कि कौन सी कोचिंग सही है कौन सी नहीं, पर हाँ मैं एक ज़रूर कहूँगा कि हाँ आप है ना ऑनलाइन कोचिंग ज़रूर ले, बुक्स ज़रूर ले। और हाँ सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये भी कहूँगा टॉपर्स की वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, आप जब उन लोगों के वीडियो देखते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है उस फील्ड में और उनकी सलाह लेते हैं, आप 10 या 15 लोगों की सलाह लीजिए, फिर आपको जो पसंद आए उसमें से एक आध लाइन अपने लिए रखिए और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके उसे अपनाइए। पर हाँ उनको सुनिए ज़रूर। ठीक है, उनको सुनने का फ़ायदा ये होता है, मैंने अपने जीवन में बहुत फ़ायदा पाया है। मैं बताता हूँ एक घटना का। 2018 तक मेरे CHSL में प्री में 130-132 तक आते थे और इंग्लिश में मैं बहुत ज़्यादा लैग करता था, 27-28 से ज़्यादा नहीं आ पाते थे मेरे। फॉर दैट रीज़न मैं बड़ा डिप्रेस भी रहता था। मेंस की मैं टेस्ट देता था, हालांकि मैं सीजीएल के लिए उस टाइम में मतलब क्वालिफाइड नहीं था, ग्रेजुएशन नहीं पूरा हुआ था, पर फिर भी मैं मेंस के टेस्ट देता था तो मुझे 110-112 होते होते हालत ख़राब हो जाती थी। मैं ट्रेन से जा रहा था, उस समय मैंने किसी एक बंदे से बात करा था, उनका NTPC में सिलेक्शन हुआ था एज अ ड्राइवर। तो उनसे बात करते करते उन्होंने बस ये बात बोला मुझे कि इंग्लिश के लिए कि आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान दो। एंड आई नेग्लेक्टेड दैट अगेन, कि मतलब उतना मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर मैं ना वो डिस्क्रिप्टिव का चूंकि एग्जाम देने जा रहा था, तो डिस्क्रिप्टिव में हम लौट रहे थे और टेम्पो में 2-3 बंदे और थे जो सीजीएल का एग्जाम दे रहे थे। तो उनसे बातचीत के समय उन्होंने 3 शब्द बोले और जो मेरे माइंड में पूरी तरह से हिट कर दिए। उन्होंने कहा प्रीवियस ईयर बनाओ। ठीक है, ये 3 शब्द जो है वो उस टाइम में मुझे पूरी तरह से हिट कर गया। हालांकि सजेशन मुझे एक बार पहले मिला तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर दूसरी बार पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इस बात ने पूरी तरीके से मेरा पूरा सिनारियो चेंज कर दिया। इंग्लिश में आप सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाओ, कुछ नया नहीं आता है। SSC कभी कुछ नया नहीं पूछती है। इट रिपीट्स इटसेल्फ, इट रिपीट्स ऑलवेज इटसेल्फ। आप मॉक दो, मॉक सिर्फ इस बात के लिए कि आप टाइमिंग मैनेज कर पाते हो कि नहीं उसके लिए दो, और आप सिली मिस्टेक कैसे करते हो उस पर ध्यान दो। आप वॉइस नरेशन को अच्छा कर लो, उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं। 46 नंबर के आसपास में वॉइस नरेशन में काम हो चल जाता है। हमारी तरफ में तो मेंस में हालांकि ऐसा ही पैटर्न था, पता नहीं ये वाला पैटर्न क्या है, क्योंकि मैंने 2023 का 22 में मैंने भरा नहीं है। तो हमारी तरफ में नरेशन वगैरह में बहुत कुछ आ जाते थे। कंप्रीहेंशन के लिए आप अखबार पढ़ो और एक कंप्रीहेंशन एटलीस्ट दिन में ज़रूर सॉल्व करो। आप कम से कम दिन में 20 कॉमन एरर सॉल्व कर सकते हो और उनके नोट्स जरूर बनाओ कि आपने क्या एरर किया क्या नहीं किया। मॉक्स में जो गलती हुई उनके नोट्स जरूर बनाओ, बहुत जरूरी है। और दैट शुड बी रिवाइज्ड, मतलब वो हमेशा रिवाइज होना चाहिए, कितना ही बोरिंग लगे वो प्रोसेस, पर करते रहिए। याद रखिएगा वो सिद्धांत है ना बड़ा फेमस सा कि 100 किताबें एक बार पढ़ने से लाख अच्छा है किताब को 100 बार पढ़ो। आप करके देखिएगा, बहुत फायदा होता है उससे, बहुत ज़्यादा। तो बहुत डिटेल से आपने इंग्लिश के बारे में बताया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको वापस आपकी ज़िंदगी पे थोड़ा लेके जाता हूँ, चूँकि आपने बताया कि आपने लगभग 2018-19 सालों से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, 10-12 घंटे पढ़ाया। ठीक है, और आपके लिए ये मजबूरी थी, चूँकि हालांकि मैंने भी पढ़ा है, मैं भी बताता हूँ, मैंने भी बहुत पढ़ाया है, लेकिन वो मेरा शौक़ हुआ करता था। वो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि वो मुझे फाइनेंशियल घर में मुझे पैसे कमा के देने पड़ते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन आपके साथ ऐसा था, जो आपने अपनी फैमिली की कंडीशन बताई, तो वो जो एक फेज था 4-5 सालों का, वो कैसा था? एंड देन फिर उस बीच में इतना समय देने के बाद आपने पढ़ाई फिर कब की, कब आपने अपने लिए समय निकाला, कैसे समय निकाला, यदि इसमें थोड़ा सा आप बताना। मैं यहाँ पे ना बहुत ज़रूर कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं बहुत बड़ा खुश हूँ इस एक्सपीरियंस के लिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप पे दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ठीक है, फिर जितनी भी असफलताएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी आपके जैसे क्या वो महल में लगने वाली ईंटों की तरह होगी, वो शानदार महल बनाएगी आपका। जैसे कि मैं लगभग 10-12 घंटे पढ़ता था, तो 10-12 घंटा पढ़ना और SSC का एग्ज़ाम पास करना जब आपकी इंग्लिश एकदम ही ख़राब हो, ये सारी बातें असंभव लगती, पर हालांकि है नहीं, मेहनत के आगे सब छोटी बातें हैं। विवेकानंद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हमें तिल तिल करके मैदान जीतना है। वो बहुत अच्छी इस बात पे जोर करते हैं, हमें मैदान जीतना है, पहली बात। दूसरी बात, तिल तिल करके, इतना इतना करके। और मैं एक बहुत अच्छा कोटेशन आपको बोलना चाहूँगा कि कंटिन्यूटी इज़ द रेयरेस्ट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़। ठीक है, किसी चीज़ को कंटिन्यूटी में करना ये सबसे ज़्यादा रेयर है। हाँ, सबसे ज़्यादा। आप अगर डिसिप्लिन्ड हो तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति के लिए सब कुछ है इस पूरी दुनिया में। तो तुलसीदास जी की एक लाइन है कि सकल पदार्थ यही जग माही। ठीक है, सारे आपके जिस भी पदार्थ की आवश्यकता है इस संसार में कहीं ना कहीं है, बस आपके अंदर वो इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो मेरे अंदर वो इंटेंसिटी थी, मेरा खेल माइंडसेट का था। मेरे पास डिप्रेसिव एलिमेंट्स की कोई कमी नहीं थी।
मुझे 10-10 12 घंटे पढ़ाने पड़ते थे। और हालांकि मैं बता दूं, ये 10-10 12 घंटे पढ़ाने ऐसे नहीं हो कि इसे आप गए और पढ़ा लिए, नहीं, देयर आर काइंड ऑफ इमोशनल गेन एंड लूज। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका उस दौरान अपमान होता है, कई बार आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई बार ऐसे अपमानजनक बातें सुननी पड़ती थी कि 7-7 दिन तक नींद नहीं आती थी, लगता था जीवन कैसा जी रहे हैं, नर्क है, यही जीवन नर्क है। फिर घर में ऐसी फाइनेंशियल परेशानियाँ आती थी, जैसे पिताजी की हालत ख़राब हो गई और अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो बहुत बुरी स्थिति। मैं जिस रूम में पढ़ता था उसमें बारिश के समय है ना एक झरना बन जाता था, मतलब पीछे की तरफ से झरना बहुत तेज़ी से बहता था और वो बारिश के समय पूरा रूम पानी से भरा हुआ तर-बतर रहता था, उसमें जोकें घूमती थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको है ना एकदम परेशान कर सकती है। पर विश्वास रखिए, एक विश्वास आपके अंदर बहुत गहरे से होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर जो भी है आपके आगे डिप्रेशन, वो बहुत शानदार एक कॉन्सेप्ट है मोस्ट रेस्पॉन्सिबल होने का, मोस्ट एक्सट्रीम रेस्पॉन्सिबिलिटी का। एक्सट्रीम रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जीवन की जितनी भी मेरी परेशानियां हैं वो मेरे कारण है और सुधारने का जिम्मा सिर्फ मेरा है। आप किसी पे इस बात को मत डालिए, किसी पे इस बात को मत डालिए कि ये इसके कारण है या उसके कारण है। आप हर चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना शुरू कीजिए। और सही कहता हूँ, आपको शुरुआत में बहुत कड़वा लगेगा, यार मैं सब चीज़ के लिए कैसे रेस्पॉन्सिबल हूँ, पर धीरे धीरे आप चीज़ों को बहुत बेहतर कीजिएगा, बहुत बेहतर, और जितना सोचा नहीं उससे कहीं ज़्यादा अचीव कीजिएगा। तो आप अपने माइंडसेट पे ध्यान रखिए और हमेशा याद रखिएगा, एक बात मैं फिर कहूँगा, तिल तिल करके मैदान जीतिए, थोड़ा थोड़ा करके जीतिए। आप है ना, अगर एसएससी में मेरा माइंडसेट क्या था, सीजीएल मुझे नहीं पास करना, मुझे एमटीएस ही पास करना है। मेरा माइंड में सेट शुरू से था कि सीजीएल मुझे पास नहीं करना, मुझे एमटीएस ही पास करना है। एमटीएस अगर हो गया तो सीएचएसएल भी कर लूँगा, सीएचएसएल हो गया तो सीजीएल भी कर लूँगा। और देखिए आज मैं कहाँ हूँ, मैं एज ए इंस्पेक्टर हूँ। और इस बार मुझे लगता है मेरी अप्रॉक्सीमेटली 200 या 300 के आसपास में रैंक बनेगी, तो वो भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि मैं इससे भी अगर आगे ट्राई करूँगा तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यूपीएससी को आज से अपने जीवन में देखूँ तो मेरे पास 9 अटैम्प्ट है एज ए ओबीसी और मेरे पास 35 तक की एज है। तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि 35 तक की एज में मुझे बस एग्ज़ाम देना है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, मैंने अपना प्रयास कर दिया। आप भी इसी माइंडसेट से चलिए, सफलता असफलता को त्याग दीजिए। वो कहते हैं ना, गीता में कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। तो विश्वास कीजिए, इसी पे चलिए। दैट इज़, अगर आपका एक नज़र आपकी लक्ष्य की तरफ और एक नज़र आपकी रास्ते की तरफ होगी, आप रास्ता ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। रास्ता चलना खुद में एक मज़ा है। रोज़ अपने काम को 12 घंटे समय देने के बाद भी कैसे तैसे समय निकाल के पढ़ना, 1 घंटा पढ़ना, आधा घंटा पढ़ना, यही मजा है, मजा है। आप रात में सुकून से सोओगे, आपको लगेगा नहीं मैंने कुछ अचीव कर लिया, और यही अचीवमेंट है। ITI या कोई भी पोस्ट इसका एक सब प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट नहीं, मेन प्रोडक्ट है। इस जर्नी का मजा लेना, इस जर्नी को मजा लीजिए और जीवन में आप अंत तक बहुत कुछ पाइएगा, आप कभी रुकिएगा नहीं। तो बहुत अच्छा इन्होंने बात किया। आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि ये बंदा कितना इन्होंने सफ़र किया है और कितनी चीज़ें, इतनी और कितना पॉजिटिव माइंडसेट है। इतना पॉजिटिव माइंडसेट होता नहीं है यार, मेरा भी नहीं था इतना पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि चीज़ें जब आसपास जब घबराने वाली हो ना सिचुएशन, तो आपको घबरा देती है, चाहे आप अंदर से कितना भी मजबूत हो, लेकिन चीज़ें आपको ना अंदर से हिला देती है, झकझोर देती है। उस समय खुद को पॉजिटिव बनाए रखना, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना, और क्या, धीरे धीरे चीज़ों को अचीव करना और हर समय अपना 100% देने का कोशिश करना, यही सफलता का मूल मंत्र होता है। जब आप रात में सोने जाओ, जिस दिन भी रात में सोने जाओ, उस दिन एक बार जरूर दिन में रिमाइंड करना, भाई अब तो नहीं हो पाता, अब तो लगता है कि दिन भर बहुत फालतू काम कर लिया। लेकिन हाँ, जब वो समय था ना, जब वो समय था, जो पढ़ाई का समय होता है ना, जो अभी जो नए व्यूअर्स है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी नए नए आए हैं जैसे, उनको मैं बताना चाहूँगा, जब रात में सोने जाओ ना भाई, तो एक बार जरूर रिमाइंड करना कि जो मैंने जो 16 घंटे जो मैंने लगभग किए सुबह से लेकर के, वो मैंने क्या किया और मैंने उन 16 घंटों का अच्छे से यूज किया कि नहीं किया। यदि आपका जवाब हाँ है कि हाँ मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज किया उसको, मैंने कोई मोबाइल नहीं चलाया, मैंने कहीं कोई टाइम पास नहीं किया, तो आप सही रास्ते पे हैं। तो यदि आपके अंदर से सवाल आ रहा है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, ये चीज़ें गड़बड़ा रही है, तो फिर आपको सफलता में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। तो बहुत डिटेल में बात हो गई, थोड़ी बातें, इंटरव्यू चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, 16 मिनट अभी हो गया, लेकिन मैं चूँकि और भी बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं इनसे पूछना चाहूँ। आपने इंग्लिश के बारे में इतना अच्छा से बताया, थोड़ा सा यदि आप मैथ, जीके एंड इसके बारे में यदि थोड़ा सा यदि शॉर्ट में कुछ बताना चाहिए कि इसको कैसे कर सकते हैं, आपने कैसे किया, और अभी के दौरान अभी जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो उसको कैसे कर सकता है। मैथ्स के लिए ये कहूँगा कि मैथ्स में अगर आप देखें तो एसएससी इस बात पे फोकस करता है कि नेचुरली बच्चे का सिलेक्शन ज़्यादा हो, ना कि आर्टिफिशियली, मतलब कि कोचिंग के हैवी कॉन्सेप्ट्स ना आए। एसएससी ने बहुत ज़्यादा अब जो पैटर्न है वो इस तरह का किया है कि नेचुरली सिलेक्शन है, मतलब वो कैलकुलेशन टफ होनी चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन को ही टफ तरीके से प्रेजेंट किया जाए, ऐसा नहीं कि लेंदी कॉन्सेप्ट्स डाले जाए, क्योंकि लेंदी कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको कुछ कोचिंग की तरफ भागना पड़ता है। और अब जो एसएससी कोशिश कर रहा है कि ग्रामीण वर्ग के बच्चे आसानी सिलेक्शन ले पाए, तो आप भी कैलकुलेशन पर अपने ध्यान दीजिए।
लीजिए आप, है ना, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, क्यूब्स, फिर 1 से लेके 10 तक का अंडर रूट निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं, पहाड़े याद कर सकते हैं। हालांकि बहुत काम क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं आप। फॉर्मूलों को एक जगह लिख लीजिए और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज किए। आज ट्रिग्नोमेट्री के, आज जियोमेट्री के, मुझे याद है कि मेरे समय में मैं कम से कम 500 से ऊपर फॉर्मूलों को मैंने लिखा था, ठीक है। वो चाहे काम आए चाहे नहीं आए, मैं लिख के रखता था और मैं उनको रोज रिवाइज करता था। और हाँ, उसका एक फ़ायदा मुझे हुआ था, एक सडन पैटर्न चेंज का एक नया क्वेश्चन आया था मेरे आगे, मेरे प्री के एग्जाम के दौरान सीजीएल में, और मैं उसे आसानी से कर पाया था। हालांकि मोस्ट ऑफ लोग उसको नहीं कर पाए थे क्योंकि वो फॉर्मूला वो इतना क्या था, ऑब्सोल्यूट हो चुका था, मतलब इतना भूला जा चुका था कि उस यूज में ही नहीं था। पर हाँ, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं लगातार रिवाइज करते रहता था। तो रिविज़न आपको बहुत पे करता है। तो मैथ के बारे में चूँकि इन शॉर्ट आपने बताया चीज़ें, तो आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो। नहीं, मेरा तो ये चल रहेगा, अभी का समय चल रहा है। हमने तो कुछ कोर्स नहीं ली, आपने तो शायद हाँ ली थी। मैंने मैथ्स के लिए गगन प्रताप सर की कोर्स ली और बहुत फ़ायदा किया था उस कोर्स में। हाँ, सीरियसली बहुत फ़ायदा किया था। मैंने तो नहीं लिए, लेकिन इनसे भाई से रिव्यू मिला कि हाँ सच में वो अच्छे हैं। तो सच में वो अच्छे हैं, नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन एंड ऑल, पहाड़ी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हाँ, दूसरी बात तो ऐड करना ही भूल गया, किसी वीडियो कोर्स के साथ साथ आप एक और बात का ध्यान रखिएगा, आप सिलेबस पूरा करने के पीछे कभी मत भागिएगा। ज़्यादातर बच्चों को मैंने आदत देखी है कि वो ये बात बोलते हैं कि नहीं, जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा मैं नहीं। अरे आप, है ना, बैठो एग्जाम में, आप मॉक टेस्ट दो, 1 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 का, है ना, रिव्यू करो। अरे उतना काफ़ी, आप शुरू से वैसा करो ना। आप जब 10 मतलब 25% के आसपास सिलेबस कंप्लीट कर लो तो एटलीस्ट मॉक में जाकर के सेक्शनल मॉक्स दो, आप मॉक जरूर दो, मॉक जरूर लगाओ। मॉक से ही सब कुछ होना है। अगर मॉक का, मुझे पता है, मैं, ना, मॉक में विश्वास नहीं करता था और इसका खामियाजा मुझे 2018 CHSL और 2017 CHL बहुत बुरा मिला, बहुत ज़्यादा बुरा मिला। मैं तब तक मॉक यूज करता ही नहीं था। फिर मुझे कई लोगों ने सजेशन दिया मॉक करो, मैं नहीं मानता था उनकी बात को, और आज मैं रिग्रेट करता हूँ। शायद मेरा सिलेक्शन बहुत पहले हुआ होता। 2017 के CHSL में मैं 0.5 से कम था कट ऑफ से। हालांकि मैं टाइपिंग नहीं क्लियर कर पाया, पर अगर मैं टाइपिंग क्लियर कर लेता तो मैं 0.5 दूर था कट ऑफ से। तो एक भी नंबर बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप मॉक जरूर दो, मैं ये जरूर कहूँगा। तो यही है, इन्होंने मैथ के बारे में बता दिया, जीके इंग्लिश के बारे में बता दिया। जीके के बारे में मोटा मोटी आपको पता ही, अभी का जीके का कुछ है नहीं, स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस लोग कर रहे हैं। तो आप एटलीस्ट एक किताब को भी फिनिश कर दो, जो भी सिलेबस है, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आई थिंक क्या होता है, जीके के लिए जरूरी है कि आप शॉर्ट क्विज मारते रहे। ग्रेड अप पे बहुत सारी शॉर्ट क्विजेस है। फिर आपके आगे शायद एक और ऐप है अड्डा, SSC अड्डा, उस पर क्विजेस की मिलती है। पर हाँ, एक बात करता हूँ, कई SSC अड्डा के कई क्वेश्चन वाहियात है। ये टर्म मैं यूज करना चाहूँगा, वाहियात, क्योंकि उन लोगों ने पता नहीं मार्केट साइज कर रखा है कि सब कुछ इतना ही जहरीला आने वाला है। अरे मालिक, कुछ नहीं वैसा आता है। आप ऐसा मत करो, व्यापार हर चीज़ को मत बनाओ। कई चीज़ें जो ऐसी हैं उतनी टफ नहीं होती हैं, उतनी भयानक नहीं होती है। हाँ, उन्हें जानबूझ के टफ दिखाया जाता है ताकि आप उनके कोर्स परचेज करें। फालतू ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट के फेसबुक ग्रुप में जाके देखने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर इज द, मतलब आपकी बाइबल प्रीवियस होना चाहिए, उसे ही पढ़िए। आपकी गीता कुरान सब वो प्रीवियस ईयर होना चाहिए। ये भी है ना कि जब आउट ऑफ द बॉक्स एकदम क्वेश्चन आ जाएगा जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं, हाँ, वो तो सबके लिए टफ है। हाँ, वो किसी के लिए नहीं बनेगा। आप क्यों फोकस करना 2 नंबर के लिए? मैं वही बता रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन के लिए आप दिन भर लगा रहे हो, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाए, चीजों को बहुत ज्यादा डीप में लेके जा रहे हो, तो भाई समय सबके पास उतना ही है। वो सही तरीका नहीं होता, सही तरीका नहीं है। आप लोगों का क्या होता है कि कोई क्वेश्चन किसी ने भेज दिया, अब लगे पड़े हो उसको लगाने में, दिन भर लगा रहे हो, 10 लोगों को भेज रहे हो, क्यों भाई? अपना दिखाना है कि एक बात याद रखिएगा, आप कितने ही टफ कॉन्सेप्ट को बनाओ या कितने इजी कॉन्सेप्ट को बनाओ, अगर सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं तो आपको टफ के लिए भी 2 मिलने वाले हैं, इजी के लिए भी 2 मिलने वाले हैं। और याद रखिएगा, टफ के चक्कर में आप डिप्रेस होते हैं। किसी भी टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में चूंकि आप 5 से 10 मिनट खराब कर देते हैं, आपको पूरा आपका टेम्परामेंट खराब हो जाता है, आपको लगता है आप नहीं कर पाइएगा। एसएससी सिर्फ इसी साइकोलॉजी पे खेलती है। अगर आप एसएससी में इस बात को ध्यान रखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो देन आपके पास एक ही ऑप्शन है, स्किप स्किप स्किप। स्किप कीजिए। कंप्रीहेंशन अगर समझ में नहीं आ रहा है तुरंत उसको स्किप कीजिए। मैंने किसी टॉपर की एक स्ट्रेटेजी से सुना था, वो हमेशा कंप्रीहेंशन को अगर ना समझ में आए तो उसको स्किप कर देते। एक भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते थे, 10 मिनट बाद वापिस आकर के पढ़ कर करते थे, और इससे कई बार आपका है ना एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मैं आपको यही कहूँगा, स्किप जरूर कीजिएगा।
तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, बहुत अच्छी बातें बताई सौरभ जी ने। अब थोड़ा सा यदि एक दो चीज़, चूँकि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पोस्ट के बारे में, पोस्टिंग का क्या सीन है, ट्रांसफ़र का क्या सीन है, क्वार्टर का क्या सीन है, वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में यदि आप एक डेढ़ मिनट में। हाँ, अगर मैं बताना चाहूँ, एक तो पहली बात आपको ये कहूँगा कि हम जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, हमें मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी कमिश्नर्स की गाड़ी देखने की आदत नहीं होती, AC वाली मतलब गेस्ट हाउस देखने की आदत नहीं होती, ठीक है। हम लोग वाईफाई के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, फ्री में मिलता है, आपका उसमें अधिकार होता है। आप सच में ऑफिसर वाली लाइफ जीते हैं, बस मेहनत कीजिए, बड़ा शानदार लाइफ होता है। दूसरा, अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ तो मैं जिस जोन में हूँ, गुवाहाटी, उस जोन में हालांकि सबसे फास्ट प्रमोशन है, पर हाँ कह नहीं सकते क्योंकि RR रूल्स आने वाले हैं, उसके बाद सब जगह प्रमोशन स्टैग्नेट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और आप अभी तो फिलहाल मेरे जोन में 3 से 4 सालों में ITO बन जाते हैं, अदर जोन में ये समय 6, 7, 8 तक भी जा सकता है। और ITO बनने के बाद लगभग मुझे लगता है हमारी जोन में 10 या 12 सालों में आप ACIT तक पहुंचते हैं, जो कि कमीशन में बताता हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर होता है। नेक्स्ट प्रमोशन होता है 4800 ग्रेड पे, और फिर 5400 ग्रेड पे होता है, को आप लोग ACIT बोलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है। उसके बाद DCIT एंड सो ऑन, वो 4-4 सालों में आपको प्रमोशन मिलते रहता है। तो एक बंदा DCIT या GCIT तक पहुंच पाता है एज ए इंस्पेक्टर। पर हाँ, बहुत अच्छे अगर उसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हो, हाँ, तब ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर और मैं ये कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने होम लोकेशन की, घर की बात ही अलग होती है, ठीक है। एंड ऑफ द रिजल्ट आपको बताता हूँ ना, एंड ऑफ द स्टोरी यही है ना भाई, आप अपने घर वालों को, पहले लोगों को नौकरी चाहिए होती है, ठीक है, और जब वो नौकरी मिलती है ना तो घर में चाहिए होती है, और घर की बात अलग होती है। ये आपको ना कभी लाइफ में रियलाइज होता है। लोग बोलते हैं कि मैं साउथ चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो भाई घर में भी यदि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है ना, तो वो बाहर में 4600 ग्रेड पे काफी बेहतर है, काफी बेहतर है। तो आप और आप पैसे अपने परिवार को देखने के लिए, खुद देखने के लिए कमाते हो, एटलीस्ट यार खुद तो देखो उन्हें, वो भी दुखी हैं आपके चक्कर में, आप भी दुखी उनके चक्कर में। कुछ भी चीजें करो सोच समझ के करो। और जो है इन्होंने बताया इनकम टैक्स के बारे में, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, क्वार्टर वाटर मिलता ही है, क्वार्टर का टूर भी, क्वार्टर, हाँ, इंस्पेक्टर्स को 3 BHK क्वार्टर मिलता है, TA को 2 BHK क्वार्टर मिलता है। क्वार्टर्स आर क्वाइट डिसेंट, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। और भी बहुत सारी सुविधा, CGHS की सुविधा मिलती है हमें। फिर आपको साल में एक बार LCT मिलता है, मतलब घर जाने के पैसे अलॉट किए जाते हैं, आप एरोप्लेन से जाते हैं, तो ये सब बहुत फायदे होते हैं। हर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में होते हैं, लेकिन हाँ इनकम टैक्स क्योंकि बड़ा मिनिस्ट्री है, बड़ा डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और एक वेल नोन डिपार्टमेंट है। हाँ, इसका सामाजिक रुतबा बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट का जो सीन होता है यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड फैसिलिटीज़ वगैरह भी जो है आप यदि बाकी मिनिस्ट्री से कंपेयर करें तो थोड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लाइफ बहुत अच्छा है, प्रमोशनल एक्सपेक्ट भी अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है जहाँ तक आप ऐसा नहीं, आप आराम से यहाँ पर आकर काम के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप आराम से है ना यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। हाँ, बट इट डिपेंड्स अपॉन क्या होता है कि आपको कौन सा विंग मिला है, कौन सा, मतलब उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये कुछ सिक्का उछालने जैसा है, पर हाँ, पर इतना कह सकता हूँ कितनी भी बहुत ज़्यादा भी काम होगा तो 5 या 6 घंटों में ही होगा। वो जितना आपको ड्यूटी पीरियड दिया ना, उससे कम में ही काम चलता है। तो ये फालतू बातें हैं, ऐसा कभी हो सकता है। हाँ, अगर आप रेड वगैरह में जा रहे हो तो इट्स मतलब वो एक डिफरेंट सिनेरियो। और दूसरी बात क्या है, रेड में ना आपको भेजेंगे भी नहीं, मतलब रेड में वैसे भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है रेड वाले सेक्शन में, तो उसमें ना अगर आप नहीं विलिंग हो तो वैसे भी बहुत सारे लोग विलिंग है उसमें, आप जान ही रहे हो क्यों विलिंग है। तो बस उसमें आपको दिक्कत ही नहीं, आप पढ़ सकते हो, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। आपको इनकम टैक्स लेना चाहिए, आई थिंक। तो बस यही सारा सीन था। इन्होंने बहुत अपने बारे में बताया, पढ़ाई के बारे में बताया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला इनसे। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन चलो फिर भी मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ कि अभी कोई बंदा यदि तैयारी कर रहा है, वो प्रिपरेशन फेज में है, डिप्रेस्ड है, नहीं हो रही है चीज़ें, या स्टार्ट कर रहा है, तो तैयारी का तरीका तो सबको पता है, लेकिन एक जो मोटिवेशन होना चाहिए, एक जो चिंगारी लगनी चाहिए, वो यदि आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए। मैं एक बात करना चाहूँगा कि आपको मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं, आपको एक माइंडसेट की आवश्यकता है, एक बिलीफ सिस्टम की आवश्यकता है। मैं आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि दिन में मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ मैं नहीं जानता, बस मुझे पढ़ने का शौक है। ये 8 घंटे मुझे बस CGL का एग्ज़ाम पास करना है। क्यों करना है? जब आप लक्ष्य को बाहर कर देते हो ना किसी भी चीज़ में, तो प्रोसेस में बहुत मज़ा आता है, प्रोसेस में मज़ा ही कुछ अलग आता है, ठीक है। तो आप उस पर गौर कीजिए। और माइंडसेट या डिप्रेशन की जहाँ तक बात रही, याद रखिएगा असफलताएँ आएंगी, ये कटु सत्य, और सफलताएँ उसके बाद आके रहेंगी, ये भी कटु सत्य है। तो आप लगातार लगे रहिए, एक दिन चमत्कार होगा। मैं आपको इतनी बात बताता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है तो
पीछे में उसके बहुत सारी दिक्कतें होती है। आप जब युद्ध लड़ते हो तो युद्ध की तैयारी 1-1.5 साल पहले शुरू करते हो, फिर एक भयानक फेज आता है जब आपको बहुत वायलेंस करनी पड़ती है, आप युद्ध लड़ते हो, और युद्ध के बाद एक आखिरी पल आता है जब आप शत्रु पे विजय पाते हो और फिर गजब सुकून आता है, एक लंबा एटर्नल सुकून आता है। तो मैं अभी उस सुकून का अनुभव कर पाता हूँ। विश्वास करो, बहुत शानदार होता है वो। उस सुकून के लिए करो और आप भूल जाओ लक्ष्य क्या है। बस रोज अपने आप को एक दिन के लिए, बुद्ध कहते हैं कि मैं लोगों का भविष्य वर्तमान देख के बता सकता हूँ। अगर उसने आज बहुत अच्छे से जिया है तो पक्का कल उसका अच्छा होगा। तो बस आप आज पे फोकस करना। आप ये मत सोचना कि कल मुझे अचीव होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वो छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। आप सबसे लोएस्ट पे ध्यान दो और बस मेहनत बहुत ज़्यादा करो, ठीक है। अपने आप आपको शानदार मिलेगा। मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बहुत शानदार कुछ मिलेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। चलो, बहुत अच्छा लगा सौरभ यार आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि यदि इस वीडियो को पूरा देखा है तो उन्होंने बिल्कुल जोश भरने का काम किया है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक चीज़ मैं ना एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहूँगा आपको, है ना। हम जीतेंगे एक यूट्यूब चैनल है, इसे ज़रूर सुनना चाहिए। इसके वीडियोस बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम को चेंज करने वाले हैं। आपके बिलीफ सिस्टम को एक बार चेंज कर दिया तो फिर आप ज़िंदगी में हर जगह बहुत अच्छा करेंगे। दूसरा, आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, एटॉमिक हैबिट्स जैसी बुक हम स्टूडेंट्स को जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे माइंडसेट के लिए। सारा खेल माइंडसेट का। मैं बार बार कहूँगा, तैयारी से कुछ नहीं होता, माइंडसेट से सब कुछ होता है। माइंडसेट ही सब कुछ है। माइंडसेट से अगर आप शायद सीजन ना बन पाओ तो दुनिया के किसी बहुत शानदार इंसान जरूर बनोगे। माइंडसेट अब्राहम लिंकन को एक पेंटर से, एक लकड़ी काटने वाले से प्रेसिडेंट बनाता है। माइंडसेट चाय बेचने वाले को भारत का पीएम बनाता है। माइंडसेट सब कुछ है। माइंडसेट नेपोलियन, एक नाटा लड़का जिसका मजाक उड़ाया जाता था, उसको कहाँ पहुंचाता है। माइंडसेट हिटलर एक बहुत गलत व्यक्ति था पर उसने माइंडसेट और आइडियोलॉजी से बहुत कुछ जीता था। माइंडसेट इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन। माइंडसेट, अगर आपके पास गलत माइंडसेट है वो आपको बर्बाद कर देगा। आपके पास शानदार माइंडसेट है, आप पेशेंट वाले हो, प्रेजर्वेंस वाले हो, मतलब आप 100 बार गिर करके उठने की इच्छा रखते हो। आपको स्वीकार है कि हाँ मैं 100 बार गिरूंगा और फिर 100 बार उठ जाऊंगा। 101वीं बार आप जीतोगे। भाग्य आपको ज़्यादा देर नहीं हरा पाएगा, विश्वास कीजिएगा। बस यही चीज़, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और बाकी सारी चीज़ें जो है मतलब यदि मैं इनकी बातों को थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो लक्ष्य को भूलते हुए बस अपने कर्मों को सही कीजिए और आपको पता है कि आपके कर्म क्या है, आपको क्या सही तरीका है। इन्होंने भी बताया, सबने बताया, बस कर्म पे ध्यान दीजिए और बाकी सफलता तो आनी ही आनी है। चलो, बहुत मज़ा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। CGL 2021 में आपका सिलेक्शन ME में हो जाए, जो कि आपका पोस्ट है। यदि ME नहीं भी मिला तो आपको एक ड्रीम पोस्टिंग मिल जाए। धन्यवाद। और आगे भी भविष्य के लिए जो है आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सौरभ हमारे बहुत अच्छे लोग होंगे, हमारे याराना बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक कर देना और आपको पता है क्या करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है और मेरे चैनल पे हम लोगों पे अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना है। चलो, जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।